नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, ये क्लास डेडिकेटेड है साइंस एंड ईवीएस पेडागोजी के लिए। ठीक है, इसमें हमने बेस्ट 50 क्वेश्चंस को डिजाइन किया है और इससे बाहर मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ आएगा। 99.99% मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। वो जो मैंने डेसिमल में 1% छोड़ रखा है, वो बस इसलिए छोड़ रखा है कि हो सकता है कुछ नया आ जाए, बाकी इससे बाहर अभी तक कुछ आया नहीं है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, साइंस एज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। विज्ञान एक प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो दोस्तों, जब बच्चे के संदर्भ में हम विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पे हम विज्ञान को बोलते हैं देखने का नजरिया। दुनिया को बच्चा कैसे देखता है, हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस शामिल होते हैं, जैसे सवाल पूछना, अवलोकन करना और परीक्षण करना। तो यही हमारा आंसर होगा कि विज्ञान एक प्रक्रिया के रूप में शामिल है क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों, DSSB 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीएफ 2005 कुछ कहता है। क्या कहता है? व्हाई इज ईवीएस इंटीग्रेटेड एट द प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एकीकृत क्यों है? बोझ को कम करने के लिए। बहुत सारे बच्चे इसको देख के मार देते हैं, बल्कि ये नहीं होगा। बच्चा पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। विषय बहुत कठिन है। या शिक्षकों की कमी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चा पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। ठीक है, एनसीएफ 2005 कहता है, ठीक है, जो साइंस है आपकी, ठीक है, और जो सोशल साइंस है उसको एक करके ईवीएस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्राइमरी लेवल पे ईवीएस कर दिया गया है। ठीक है, उसको ईवीएस कर दिया गया है, साइंस को और सोशल साइंस को। ठीक है, देखिए होता क्या है, प्राइमरी लेवल पे बच्चा 7 से 10 साल के करीब ही होता है। ठीक है, तो जो भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है उसको वो अलग अलग नहीं देख पाता, इसलिए उसको ईवीएस के फॉर्म में पढ़ाया जाता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट। ईवीएस सिलेबस इज बेस्ड ऑन थीम्स बिकॉज। ईवीएस पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि विषय की अलग से गहरी समझ देता है। यह जुड़े हुए परस्पर संबंधित समझ को बढ़ावा देता है। परीक्षकों के लिए यह आसान है। यह थीम पाठ से छोटी होती है। तो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम थीम पर आधारित क्यों होता है, बताएगा कोई? इसका सही आंसर है कि इट प्रमोट्स कनेक्टेड एंड इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग। ये जुड़े हुए परस्पर संबंधित समझ को बढ़ावा देता है। अब इसका मतलब यह है दोस्तों कि चीजों को आपस में जोड़ना, ठीक है, चीजों को आपस में जोड़ना, ठीक है, चीजों को आपस में जोड़कर समझाना आसान होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि हम अगर बच्चे को पानी थीम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम उसे पानी के बारे में पढ़ाते हैं ना, तो इस थीम के अंदर हम क्या क्या पढ़ाते हैं? इसका सोर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या पढ़ाते हैं? सोर्स पढ़ाते हैं। इसकी कमी होती है तो क्या होता है ये बताते हैं। इसका धार्मिक महत्व क्या है ये भी हम उसे बताते हैं। तो जब हम इन सारी चीजों को जोड़ते हैं तो उसको हम एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दे पाते हैं। ठीक है, इसलिए ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वो थीम आधारित होता है। नेक्स्ट। विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। कॉग्निटिव वैलिडिटी का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो इसका सही अर्थ होता है यह आयु अनुकूल और बच्चे के पहुंच के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, यह आयु अनुकूल होनी चाहिए और बच्चे की पहुंच के भीतर होनी चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। कॉग्निटिव वैलिडिटी का यहाँ पे मतलब है सीधा सीधा कि जो करिकुलम है बच्चे का, ठीक है, बच्चे का जो करिकुलम है वो उसका मानसिक स्तर, ठीक है, और उसकी जो आयु है उसको ध्यान में रख के बनाया जाए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। मानसिक स्तर और उसकी जो आयु है, एज है, उसको ध्यान में रख के बनाया जाए। अगर आप कक्षा 5 के बच्चे को क्वांटम फिजिक्स पढ़ाओगे तो उसे बेचारे का उसका कॉग्निटिव वैलिडिटी तो शून्य हो जाएगी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है कॉग्निटिव वैलिडिटी। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल में पर्यावरणीय शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। DSSB 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्वायरिंग हाई मार्क्स, उच्च अंक प्राप्त करना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, इंजीनियरिंग की तैयारी करना या रासायनिक सूत्रों में महारत हासिल करना। तो बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, किताबी ज्ञान बनाम असली दुनिया। किताबी ज्ञान से बाहर लाइए और असली दुनिया से बच्चे को जोड़िए, उसके रियल लाइफ से उसको जोड़िए। विच प्रोसेस स्किल इन्वॉल्व्स मेकिंग अ गेस बेस्ड ऑन डेटा। डेटा के आधार पर अनुमान लगाने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? ठीक है, डेटा के आधार पर अनुमान लगाने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है?
तो इसका सही आंसर है इन्फेरिंग। दोस्तों यहाँ पे इन्फेरेंस लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इन्फेरिंग निष्कर्ष निकालना या अनुमान लगाना, वैसे हिंदी में तो इसका लिखा ही हुआ था। देखिए इन्फेरिंग में होता क्या है, ठीक है, या इन्फेरेंस में क्या होता है, जो डेटा आपके पास है, ठीक है, जो डेटा आपके पास है उसके आधार पर, जो डेटा हमारे पास है उसके आधार पर ये पता लगाना कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ होगा। सपोज अगर बारिश होती है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर फर्श गीला है, फर्श गीला है, ठीक है, तो बच्चा गेस करता है कि बारिश हुई होगी इसलिए फर्श गीला है ना। तो जो डेटा हमारे पास है उसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्गीकरण कौशल मतलब क्लासिफिकेशन स्किल एक छात्र की मदद करता है कैसे, तेजी से लिखने में, गुणों के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करने में, आरेख बनाने में, नाम याद करने में। तो इन सब में क्या ही मदद, ठीक है, ये सब तो ऑटोमेटिक अंदर आ ही जाएंगी। देखिए ये मदद कब होती है, गुणों के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करने में, ठीक है। क्लासिफिकेशन तब होता है जब बच्चा समानता और अंतर के आधार पर चीजों को अलग करता है, ठीक है। जब बच्चा समानता और अंतर इन दोनों के आधार पे चीजों को अलग करता है, ठीक है, तब क्लासिफिकेशन होता है। जैसे ये सब्जियां हैं और ये फल हैं, उसे पता चल जाएगी कि फल के क्या गुण है, सब्जियों के क्या गुण है, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों ये DSSB 2022 के शिफ्ट्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये मल्टीपल टाइम कई शिफ्ट्स में रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है, ठीक है। इनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है पर क्वेश्चन यही है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रयोग करते समय मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वह चर वेरिएबल जिसे हम बदलते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो जिस चर को हम बदलते हैं उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जिसे हम अपनी मर्जी से बदल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे पौधा है और उसमें हमको पानी डालना है, तो जो पानी है, पानी की मात्रा है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन इससे जो असर पड़ रहा है पानी पे, ठीक है, जिसके ऊपर असर पड़ रहा है मतलब वो पौधा, वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हम पे आश्रित है, ठीक है। तो मैंने दोनों ही बात बता दी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि इस सीरीज को बहुत कम टाइम पे कंप्लीट भी करना है ना। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही चलेंगी। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। A child notices that the plants in shade grow taller। मतलब एक बच्चा देखता है कि छाया वाले पौधे लंबे होते हैं, ठीक है। छाया में वो देखता है कि पौधे लंबे हो रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, छाया वाले जो पौधे हैं वो लंबे हो रहे हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि वो अवलोकन कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ठीक है। अपनी इस अवलोकन में वो क्या कर रहा है, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने सेंसेस का यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विज्ञान में मापन में शामिल है। विज्ञान में मापन में क्या शामिल है, मापन का मतलब होता है क्वांटिटेटिव, है ना, जिसमें आप मेजरमेंट कर रहे हो क्वांटिटेटिव चीजों से, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन हो रहा हो, तो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मापन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच इंकरेजेस, ठीक है, पूछताछ आधारित दृष्टिकोण प्रोत्साहित करता है। तो पहले पूछताछ आधारित दृष्टिकोण जानिए क्या है, ठीक है। ये पूछताछ आधारित दृष्टिकोण में टीचर नहीं पूछेगा, ये बात याद रखिएगा। पता चला आपने सोचा कि टीचर पूछ रहा होगा, टीचर नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा बच्चा, ठीक है। बच्चा खुद सवाल पूछेगा और फिर वो उसका जो हल होगा उसे प्रयोग करेगा, ठीक है, ठीक है। बच्चा खुद सवाल पूछेगा और वो ही उसका हल ढूंढेगा, ठीक है। तो ये होता है पूछताछ आधारित दृष्टिकोण, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, सी एक्टिव एक्सप्लोरेशन बाय चिल्ड्रन, बच्चों द्वारा सक्रिय अन्वेषण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंगेजमेंट मतलब संलग्नता का मतलब 5E मॉडल में क्या है, ठीक है। एंगेजमेंट का मतलब 5E मॉडल में क्या है ये बताना है। तो ये एंगेजमेंट क्या है आप जानते हैं, ये है बच्चे का ध्यान खींचना। क्या है, बच्चे का ध्यान खींचना, बच्चे का ध्यान खींचना। अब आप बच्चे का ध्यान कैसे खींचेंगे, ठीक है, आप बच्चे का ध्यान कैसे खींचेंगे, कनेक्टिंग करंट लर्निंग टू प्रायर नॉलेज, ठीक है, वर्तमान अधिगम को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ठीक है, वर्तमान अधिगम को पूर्व ज्ञान से जोड़कर हम बच्चे का ध्यान खींचेंगे। ये 5E मॉडल के सारे स्टेप्स अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है, उनको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, आगमनात्मक विधि मतलब इंडक्टिव मेथड कहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो ये कैसे शुरू होती है, ये कैसे शुरू होती है, कोई बता सकता है इसको। ये शुरू होती है विशेष से सामान्य। कैसे शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, विशेष से सामान्य, ठीक है, विशेष से सामान्य। पहले आप बहुत सारे उदाहरण देते हैं,
ठीक है, बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे, बहुत ढेर उदाहरण दिए जाएंगे और फिर उन उदाहरणों के आधार पे, उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे नए नियम बनाए जाते हैं। बच्चा नया नियम बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक विधि छात्र को बनाती है एक क्या बनाती है, खोजकर्ता या अन्वेषक बनाती है, ठीक है। ईवीएस में समस्या समाधान की शुरुआत होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ईवीएस में समस्या समाधान की शुरुआत होती है समस्या की पहचान करने से। कैसे? समस्या की पहचान करने से, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। देखिए, समस्या को समझना ही आधा समाधान है, ठीक है। समस्या को अगर आपने समझ लिया ना, समस्या क्या है, तो आपको आपका आधा समाधान मिल गया, ठीक है। एनआईओएस कहता है कि बच्चा जब तक ये नहीं समझेगा समस्या समस्या क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तब तक वो सही दिशा में सोच ही नहीं सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि समस्या समाधान अपने आप में समस्या की पहचान करना है। वहीं अगर आपने समस्या पहचाना तो आधी समस्या आपकी हल हो गई। नेक्स्ट दोस्तों, परिवार और मित्र के अंतर्गत इनमें से कौन सी एक उप थीम है। देखिए दोस्तों, ये थीम वाला टॉपिक पक्का पकाया होता है, थीम और सब थीम अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो परिवार और मित्र के अंतर्गत इनमें से कौन सी एक उप थीम है, तो रिलेशनशिप एक उप थीम है। क्या है? रिलेशनशिप एक उप थीम है, ठीक है। ईवीएस में क्षेत्रीय भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्षेत्रीय भ्रमण से क्या होता है, हमको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, प्रत्यक्ष अनुभव मिलते हैं, ठीक है। अब सपोज जिस बच्चे ने बुक में देखा था कि चिड़ियाघर क्या है, ठीक है, अगर वो सामने से जाके देखेगा कि चिड़ियाघर क्या है तो वो ज्यादा समझ पाएगा, ठीक है। तो यही है, क्षेत्रीय भ्रमण से प्रत्यक्ष अनुभव मिलते हैं। नेक्स्ट, ईवीएस में स्थानीय संसाधनों का उपयोग मदद करता है, ठीक है। ईवीएस में स्थानीय संसाधनों का उपयोग मदद करता है, किस चीज में मदद करता है, अधिगम को प्रासंगिक बनाने में, ठीक है, या स्कूल की लागत कम करने में, दिखावा करने में, या शिक्षकों को बदलने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। ईवीएस में स्थानीय संसाधन कैसे मदद करते हैं, अधिगम को प्रासंगिक बनाने में, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग लर्निंग। देखिए, इसको बहुत आसान शब्दों में समझिएगा। कॉन्टेक्चुअलाइजिंग लर्निंग का मतलब है ज्ञान को देसी बनाना। क्या बनाना? ज्ञान को देसी बनाना। अब अगर बच्चे के सामने गांव के किसान को या फिर कुम्हार को लाके खड़ा किया जाएगा और उनके एक्सपीरियंसेस, उनके नॉलेज को बताया जाएगा, तो वो उसको समझ पाएंगे, वो उसको रिलेट कर पाएंगे, अपने परिवेश से जोड़ पाएंगे, ठीक है। वो बहुत अच्छे से उन चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अधिगम को प्रासंगिक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्राथमिक ईवीएस में मानचित्र कौशल विकसित करते हैं, सापेक्ष स्थितियां और दिशाओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव पोजीशंस एंड डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के बारे में सही नहीं है कहा जाए तो, या ईवीएस इसके बारे में नहीं है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, ये प्राथमिक स्तर पे किया जाता है। लर्निंग डेफिनेशंस, ये प्राथमिक स्तर पे नहीं किया जाता। यही हमारा आंसर होगा। डेवलपिंग ऑब्जर्वेशन, हाँ, ऑब्जर्वेशन डेवलप करने की पूरी कोशिश की जाती है। जॉयफुल लर्निंग, हाँ, जॉयफुल लर्निंग का भी ध्यान दिया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा इसमें से नहीं है, लर्निंग डेफिनेशंस। हम बच्चे को परिभाषाएं याद करना नहीं सिखाते हैं, ठीक है, हम उसे परिभाषाओं के बोझ से मुक्त करते हैं, इन परिभाषाओं के बोझ से मुक्त करते हैं और उसे प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं, ठीक है, प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। साइंस इज टेंटेटिव, मतलब अस्थाई, विज्ञान अस्थाई है, इसका क्या मतलब है। देखिए, अस्थाई शब्द का मतलब होता है कि जब वो कोई चीज फिक्स ना हो, ठीक है, मतलब वो बदल सकती है समय के साथ। तो नॉलेज कैन चेंज विद न्यू एविडेंस। देखिए, विज्ञान एक ऐसा विषय है कि अगर उसे नए सबूत मिल जाए, ठीक है, तो वो बदल जाता है, उसके नियम बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले प्लूटो को ग्रह माना जाता था, पर अब हम इसको ग्रह नहीं मानते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? मिलने पर बदल गया। नेक्स्ट, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, विच एक्टिविटी इज बेस्ट, ठीक है, तैरना और डूबना पढ़ाते समय कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी है। तो मैंने कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछा था, 2022 में आया था मेरे आसपास के लोगों से, तो उन बच्चों ने बोला कि डिफाइनिंग डेंसिटी, उन्होंने ये बोला। इसी को मुझे तो लगता है बहुत सारे बच्चों ने इसको मार भी दिया होगा, पर ये नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें? हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बच्चा विभिन्न वस्तुओं के साथ हस्तप्रयोग करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। करके सीखना जिसे हम कहते हैं, है ना, करके सीखना, वही है यहाँ पे आपका आंसर। नेक्स्ट, साइंटिफिक टेम्पर इंक्लूड्स, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में शामिल है। तो पहले हम समझते हैं वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है, ठीक है। ये इंग्लिश वाला जो साइंटिफिक टेम्पर है, इसका मतलब क्या है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है, ठीक है। अगर कोई बात पहले से लिखी है तो बस आप उसे सही मत मानो, ठीक है, वो सही है कि नहीं ये गारंटी मत लो, ठीक है, ठीक है। उसे पहले तर्क करो, फिर उसकी कसौटी पर, जब आपकी कसौटी पर वो सही आ जाए, तब आप मानो कि वो चीज सही है, ठीक है। ये होता है साइंटिफिक
टेम्पर। कोई बात बस लिखी है, इस आधार पर उसे सही नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो हमारा अब आप चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। अंधविश्वास नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओपन माइंडनेस, हाँ, महत्वपूर्ण सोच और खुलापन, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट मैपिंग इन साइंस हेल्प्स इन, विज्ञान में अवधारणा मानचित्रण मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? लिखावट को सुधारता है? नहीं। अवधारणाओं के बीच संबंध की कल्पना करने में ये कुछ हद तक सही है। विजुअलाइजिंग कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, कुछ हद तक सही है। अभी इसको सही की श्रेणी में रखते हैं। स्कोरिंग फुल मार्क्स, नहीं भाई। रिप्लेसिंग डायग्राम्स, नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा विजुअलाइजिंग कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। ये कुछ हद तक नहीं, पूरी तरह सही था। दरअसल ये अवधारणाओं के बीच संबंधों की कल्पना करने में मदद करता है। ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये है क्या। कॉन्सेप्ट मैपिंग में हम क्या करते हैं कि मुख्य विचार को, ठीक है, हेलो, सॉरी फॉर दैट, इसमें हम क्या करते हैं कि मुख्य विचार को हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन थॉट, जो भी मुख्य विचार है इसको हम कॉन्सेप्ट मैपिंग में बीच में लिखेंगे। फिर छोटे छोटे लिंक्स बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लिंक्स बनाते हैं और इससे जुड़ी छोटी छोटी बातें हम यहाँ मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो चैप्टर है ये पूरा फोटो जैसा दिखता है। ठीक है, पूरा फोटो जैसा दिखता है, इसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि हम अपना जो मुख्य विचार है उसको बीच में लिख देते हैं। ठीक है, और इससे जुड़ी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको लिंक बना बना के साइड पे नोट डाउन कर देते हैं। तो होता क्या है कि ये एक जो पूरा चैप्टर है ये एक फोटो जैसा लगता है। ठीक है, यही है अवधारणा मानचित्रण। ठीक है, नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोकस ऑन ओनली मशीन्स, नो। इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, समाज पर विज्ञान का प्रभाव, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मेमोराइजिंग इन्वेंटर्स, नहीं, ये तो रट्टा मार रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ वॉर्स, नहीं, ये भी नहीं। आपका सही आंसर होगा इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, समाज पर विज्ञान का क्या प्रभाव है। ये देखिए, विज्ञान अपने आप में क्या है? सिद्धांत है। ठीक है, और इस सिद्धांत का जो उपयोग है वो है टेक्नोलॉजी। क्या है उपयोग? ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? सोसाइटी पर। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो समाज पर विज्ञान का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट, आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज फॉर, किस लिए होता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए होता है, इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ईवीएस में पोर्टफोलियो क्या है? तो सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। ठीक है, याद रखिएगा इसको। टू एसेस वैल्यूज इन ईवीएस विच टूल इज बेस्ट, ईवीएस में मूल्यों का आकलन करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है? तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। ठीक है, ये बच्चे का आईना है। क्या है? ये बच्चे का आईना है। ठीक है, नेक्स्ट, असेसमेंट एज लर्निंग रेफर्स टू, अधिगम के रूप में मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है? तो असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, जो छात्र होता है ना, छात्र खुद टीचर बनता है। क्या बनता है? खुद टीचर बनता है, और खुद टीचर बनने के बाद वो अपनी गलतियां देखेगा और गलतियों में सुधार करेगा, सेल्फ रेगुलेशन करेगा। इसमें फिर से रिपीट करता हूं, असेसमेंट एज लर्निंग में छात्र खुद टीचर बनेगा, अपनी गलतियों को देखेगा और उनमें सुधार करेगा, जिसको हम कह रहे हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, एक दृष्टिबाधित बच्चे के लिए विज्ञान शिक्षक को उपयोग करना चाहिए ऐसी चीज जिससे वो छूकर, ठीक है, सिर्फ तब देख तो सकता नहीं वो बेचारा, तो क्या करेगा? उसको बेचारा नहीं बोलेंगे, सॉरी फॉर दैट, बेचारा वर्ड नहीं यूज करना हमें। तो वो बच्चा जो है उसको हम कैसे सिखाएंगे? उसको हम इस पर सामग्री या 3D मॉडल के थ्रू सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण हेल्प्स टू फाइंड, नैदानिक परीक्षण क्या खोजने में मदद करता है? अच्छा लड़का कौन है ये खोजने में मदद करता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, विशिष्ट अधिगम की कठिनाइयों को पता लगाने में मदद करता है, या स्टूडेंट का आईक्यू पता करता है, या फिर स्टूडेंट का एड्रेस। एड्रेस जान के क्या ही कर लेंगे हम, वो तो लिखा हुआ रखा है, आईक्यू भी नहीं जानना है हमें इसमें। ठीक है, सबसे अच्छा लड़का क्यों हमें पता करना है? इसका सही आंसर होगा स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज। डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण जो होता है वो क्या खोजने में मदद करता है? विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को खोजने में मदद करता है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, सीटेट के टाइम से आप करते आ रहे हैं, जेंडर बायस इन साइंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय, विज्ञान में लैंगिक पूर्वाग्रह कैसे कम किया जा सकता है? ठीक है, तो लड़कियों को आसान काम देके, इससे तो नहीं होगा। अलग कक्षाएं, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। लड़कों के द्वारा सभी प्रयोग करना, नहीं, ये भी गलत है। शोइंग वुमेन साइंटिस्ट एज रोल मॉडल्स, हाँ ये सही है, महिला वैज्ञानिकों को रोल मॉडल के रूप में
दिखाना, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करता है। नेक्स्ट इस बात को रिपीट करता हूँ, DSSB 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, मल्टीपल शिफ्ट्स में आया हुआ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चंस अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिपीट होके आते हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छे से इनको करते हुए जाइएगा। शिक्षा बिना बोझ के 1993 में किसके द्वारा दिया गया था? तो ये यशपाल समिति द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स, ठीक है? DSSB 2022 का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स, वैकल्पिक रूपरेखा क्या है? वैकल्पिक रूपरेखा क्या है? ठीक है? तो वैकल्पिक रूपरेखा है आइडियाज चिल्ड्रन होल्ड बिफोर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, औपचारिक निर्देश से पहले बच्चे के विचार। अब इसको समझते हैं कि क्या है यहाँ पे। बच्चे अपने अनुभव से कुछ धारणाएं बनाते हैं, ठीक है? जो बच्चे होते हैं वो अपने अनुभव के आधार पे कुछ धारणाएं विकसित करते हैं, बनाते हैं, ठीक है? और वो उन्हें सही मानते हैं, बल्कि वो वैज्ञानिक रूप से गलत हो सकती हैं, ठीक है? तो वो होता है वैकल्पिक रूपरेखा, मतलब अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स, उन्हें ही हम अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सूरज रात को सो जाता है, बच्चे ये मानते हैं कि जो सूरज है वो रात में सो जाता है, पर इसका साइंटिफिक रीजन कुछ और है, ठीक है? तो यही कहलाता है अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, कौन विज्ञान का एक सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्थेटिक वैल्यू ऑफ साइंस? मेकिंग मनी, ओ माय गॉड, ये तो हो ही नहीं सकता। यूजिंग टेक्नोलॉजी, नहीं। पासिंग एग्जाम्स, नहीं। एप्रिशिएटिंग द ब्यूटी एंड सिमेट्री ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता और समरूपता की सराहना करना। देखिए, प्राइमरी लेवल पे जब ये हम पढ़ाते हैं ना, तो उसका मेन फोकस हमारा ये होता है, बच्चा विज्ञान को पढ़े, ठीक है? फूल के खिलने, ठीक है? फूल के खिलने के बारे में जाने, कैसे खिल रहा है, क्या है, उसे समझ हो, प्रेम हो इन चीजों से, रेनबो के कलर्स का नॉलेज हो उसे, ठीक है? पर वो आकर्षित हो उसकी तरफ, सितारों की चमक क्यों है और वो अगर है तो कैसे है, और उसके अलावा उसे वो सितारों की चमक की तारीफ करना आए, ठीक है? ये एस्थेटिक वैल्यू है साइंस की, ठीक है? तो यही है कि प्रकृति की सुंदरता और समरूपता की वो सराहना करे। नेक्स्ट, ईवीएस में कहानी सुनाना क्यों उपयोग किया जाता है? प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट फॉर कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं के लिए संदर्भ प्रदान करने में, ठीक है? नेक्स्ट, परियोजना विधि किसके द्वारा दी गई थी? तो किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। व्हाट इज द DSSB 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इनको भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा अपने नोट्स से। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड? वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है? तो पहले हम क्या करते हैं? हम ऑब्जर्वेशन ही करते हैं ना, ठीक है? ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, ईवीएस शिक्षण में सामुदायिक संसाधनों में शामिल हैं। सामुदायिक संसाधनों में मतलब जो समुदाय में उपस्थित संसाधन है, ठीक है? क्षेत्र विशेष में जो संसाधन है उनकी बात हो रही है। तो ऐसे केस में जो सामुदायिक संसाधन होते हैं, उसका मतलब होता है कि जो हमारे पास के लोग हैं वही एक संसाधन है, ठीक है? एक संसाधन है, हमारे पास के लोग ही हमारे संसाधन होते हैं। तो लोकल ईवीएस शिक्षण में सामुदायिक संसाधनों में शामिल होंगे लोकल आर्टिसंस एंड एल्डर्स, स्थानीय शिल्पकार और बुजुर्ग, ठीक है? नेक्स्ट, हस्त गतिविधियां, साइकोमोटर हैंड्स ऑन जो एक्टिविटीज हैं, प्राइमरली टारगेट विच डोमेन? प्राइमरली टारगेट विच डोमेन? हस्त गतिविधियां मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लक्षित करती हैं? तो साइकोमोटर डोमेन, ठीक है? इन क्वेश्चंस पे हमने जो एनआईओएस के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं, चेक योर नॉलेज वाले, उनको भी शामिल किया है, क्योंकि ये नोटिस किया है मैंने कि DSSB के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो वहां से भी बने हैं। एज इट इज तो अगर नहीं भी हैं तो वो हिस्से वहां से लिए गए हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है? कई बार तो एज इट इज रखे हैं और कई बार उनको थोड़ा घुमा के रखा है, ठीक है? तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। साइंस इज वैल्यू न्यूट्रल, ठीक है? साइंस इज वैल्यू न्यूट्रल, तो विज्ञान मूल्य तटस्थ है, इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, इसका तात्पर्य कोई बता सकता है कि क्या है? साइंस का कोई मूल्य ही नहीं है, क्या ये होगा? हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता, पता नहीं, गेस करिए। हाँ, साइंस क्या है? एक इस पर निर्भर करता है कि मनुष्य इसका उपयोग कैसे करता है। बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है? इसको याद भी रखिएगा। इट डिपेंड्स ऑन हाउ ह्यूमंस यूज इट। देखिए, वैल्यू न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे आसान शब्दों में ये है, जो आपकी परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी है, या तो आप इससे लाइट बना लो, सॉरी बिजली बना लो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो, या फिर इससे आप बॉम्ब बना लो, ठीक है? तो अच्छा काम या बुरा काम मनुष्य कैसे उपयोग करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है? यही है वैल्यू। तो साइंस क्या है? वैल्यू न्यूट्रल है, ठीक है? नेक्स्ट, ईवीएस में सर्पिल पाठ्यक्रम मतलब स्पाइरल करिकुलम क्या है? सुनिश्चित करता है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा डीपनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ओवर ग्रेड्स, ग्रेड दर ग्रेड अवधारणाओं को गहरा होना। इसका आसान शब्दों में ये मतलब है कि स्पाइरल करिकुलम में हम एक ही विचार को बार बार लाते हैं, ठीक है?
एक ही थॉट को बार बार लाते हैं, लेकिन हर बार उसका जो लेवल है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इससे समझ और गहरी होती जाती है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर यूजफुल। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड किसके लिए उपयोगी हैं? तो मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहूंगा। अंकों को सूचीबद्ध करने के लिए, छात्र की महत्वपूर्ण घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए, पता लिखने के लिए या उपस्थिति दर्ज करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनेक्डोटल किस काम पे आते हैं? ये व्यक्तित्व का रिकॉर्ड रखते हैं ना, तो छात्र की महत्वपूर्ण घटनाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए। नेक्स्ट, सूंघने की शक्ति सिखाने के लिए कौन सा फल सबसे अच्छा है? DSSB 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कई शिफ्ट में आया था ये। तो सूंघने की शक्ति सिखाने के लिए कौन सा फल सबसे अच्छा है? तो इसमें लेमन और गुआवा, तेज गंध वाले जितने भी हैं फल, वो सबसे अच्छे हैं, ठीक है। उत्तेजना की तीव्रता हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही है? उत्तेजना की तीव्रता। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट है, उत्तेजना की तीव्रता से संबंधित है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, विज्ञान में ज्ञान की वैधता का अर्थ क्या है? ज्ञान की वैधता का अर्थ है प्रयोगों और साक्ष्यों के माध्यम से परीक्षण, मतलब सबूत ही सब कुछ है, ये बात आप याद रखिए। विज्ञान कहता है सबूत ही सब कुछ है, अगर सबूत नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। सबूत ही सब कुछ है, ठीक है। एविडेंस, टेस्टिंग थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन एनवायरमेंटल कंसर्न, ठीक है। पर्यावरण संबंधी चिंता कौन सी है? 2022 में आया था, कई शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये पर्यावरण संबंधी चिंता है, ठीक है। बाकियों को मत इसमें रखिएगा। ये एक वैश्विक समस्या है जो पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इसलिए इसको पर्यावरण संबंधी चिंता कहा गया है। नेक्स्ट, CCE का लक्ष्य क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर आता है, बेसिक है तो क्या हुआ। पूछताछ किससे शुरू होती है? इंक्वायरी स्टार्ट्स विद क्वेश्चन। किससे शुरू होती है? क्वेश्चन से। एक्चुअली जब तक ना दिमाग में क्यों नहीं आएगा, ठीक है, क्यों शब्द ही नहीं आएगा, क्यों नहीं उठेगा ना, तब तक कोई खोज ही नहीं होगी, ठीक है, तब तक आप कुछ खोजना ही नहीं चाहोगे, ठीक है। तो पूछताछ कहाँ से शुरू होगी? प्रश्न करने से शुरू होगी। नेक्स्ट, एक परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ है रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट मीन्स, ठीक है। कोई टेस्ट कितना रिलायबल है ये डिपेंड करता है उसके परिणामों की निरंतरता पे, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। देखिए होता क्या है, आप सपोज कोई टेस्ट आप कर रहे हो, आपने 3 बार किया और तीनों बार लगभग सेम रिजल्ट आए, तब तो वो टेस्ट विश्वसनीय है, ठीक है। अगर अलग अलग आता है तो वो विश्वसनीय नहीं है। नेक्स्ट, DSSB 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, साइंस इज संचयी, मैं इसको क्यूमुलेटिव बोलेंगे ना, संचयी, ठीक है। विज्ञान संचयी है, इसका क्या अर्थ है, ठीक है। क्या इसका अर्थ है इसे सीखना कठिन है, या यह पिछले ज्ञान पर आधारित है, या यह केवल गणित के बारे में है, या ये कभी बदलता नहीं है? तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर बदलता है भाई, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट आते रहते हैं नए नए, ठीक है। प्लूटो ग्रह था, बाद में नहीं है अब। तो इट बिल्ड्स अपॉन प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, यह पिछले ज्ञान पर आधारित होता है। जब हम घर बनाते हैं तो ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं ना, ठीक है। तो साइंस में भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। विज्ञान में जितनी भी नई खोजें हुई हैं, ठीक है, नई खोजें हमेशा पुरानी खोजों को आधार मानती हैं, ठीक है। इनको आधार मान के ही इन्हीं के ऊपर खड़ी होती हैं। पहले ये होता है, उसके बाद नई कोई तरक्की होती है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम अगली सीरीज में हम बेस्ट 50 क्वेश्चंस मैथ्स पेडागोजी के करेंगे, और ऐसे ही कोशिश करेंगे कि कुछ हमसे मिस ना हो, ठीक है। और जब मैं इन्हें बनाता हूँ तो मैं ये मान के आता हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी मैं पूरे भरोसे के साथ ये बात कहता हूँ कि 99.99% इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सच में ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। Fuel your future with Learnville. Have a bright future in this, and God bless you all.